नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से बोल रहा हूँ और फिज़िक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यहाँ। आज का ये जो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है, जो कि पेपर थर्ड में ये टॉपिक आता है। पेपर थर्ड ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है और इससे पहले भी मेरे जो वीडियो लेक्चर आप लोगों ने बच्चों देखे होंगे उसी के क्रम को आगे यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। पिछली बार मैंने आपको थिन फिल्म से होने वाले व्यतिकरण की घटना को समझाने की कोशिश की थी। आज उसी का एक दूसरा रूप है फनाकार फिल्म। फनाकार फिल्म ऐसी फिल्म होती है जिसकी की मोटाई सब जगह समान नहीं होती। जो अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में थिन फिल्म ली थी वो उसके अंदर पूरी मोटाई फिल्म की एक समान थी सब जगह, लेकिन यह फनाकार फिल्म या अपन इसको दूसरे रूप में कहते हैं कि ऐसी फिल्म जिसकी मोटाई लगातार बदलती रहती है। अगर इसमें व्यतिकरण देखना हो तो या व्यतिकरण को समझाना हो तो अपन किस तरह से अपन इसको समझाएंगे, वेज शेप फिल्म के रूप से अंग्रेजी में इसको बच्चों जाना जाता है। तो यहाँ आप सामने देखोगे कि मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है फिगर 1। इस फिगर 1 में एक मैंने वेज रूपी फिल्म बनाई है और उसको बताया POQ। POQ एक वेज रूपी फिल्म है और POQ के अंदर एक माध्यम है। इस माध्यम का अपवर्तनांक माना अपन ने म्यू मान के चल रहे हैं अपन, और किसी टाइम पे इसकी फिल्म की मोटाई अपन ने स्मॉल t के रूप से बता रखी है पर्टिकुलर जगह के ऊपर। इस वेज रूपी फिल्म में जो एंगल बन रहा है उसको अपन ने एंगल थीटा से बताया यहाँ पे। इसी फिगर 1 में बच्चों देखोगे कि एक वर्णीय प्रकाश से कोई प्रकाश किरण AB आ रही है जो कि इस वेज रूपी फिल्म की सतह OP पर गिरती है और गिर के अपने को परावर्तित प्रकाश BR मिलता है अपने को, और कुछ भाग इसका BC के रूप में अंदर अपवर्तित हो जाता है। फिर C से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और अपने को CD से होते हुए अपने को दूसरी प्रकाश किरण मिलती है जिसको कि अपन ने यह DR1 से बताया गया, जो कि अपन ये देख रहे हैं बच्चों कि BR और DR1 दोनों एक ही डायरेक्शन में मिल रही है। यहाँ अपन इन दोनों प्रकाश किरणों को परावर्तित प्रकाश से होने वाले व्यतिकरण को समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस डायग्राम के बारे में बच्चों और बताएं अपन। यहाँ मैंने एक अभिलंब खींचा है, इस अभिलंब से कोण I और कोण R बताए हैं, और यहाँ जो DR1 है इस D से मैंने BR पे फिर वापस अभिलंब खींचा है जिसको DE से बताया है, और इससे मैंने डिफरेंट एंगल्स निकालने की कोशिश की है। ऐसा है आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम देख के कि कोण I कहाँ है, कोण 90 - I कहाँ बैठा है, और उससे अपने को एंगल I कैसे मिलता है। इसी प्रकार से अगर अपन इस BE को पीछे की साइड में बढ़ाएं या और DR1 को पीछे की साइड में बढ़ाएं तो ये एक बिंदु N पे मिलती हुई प्रतीत होती है, और अपने को ऐसा लगता है कि ये दोनों प्रकाश किरणें जो हैं इस N की तरफ से आ रही हैं, जबकि वास्तव में बच्चों ऐसा नहीं होता है कि N की तरफ से नहीं आ रही। तो N पे अपने को फ्रिंज प्रतिरूप अपने को दिखाई दे सकता है। इसी फिल्म के अंदर इसी डायग्राम में आप देखो आगे, इसको और आगे एक्सटेंड किया है मैंने, और D से अपन ने इस पे AC पे लंब डाला है जिसको DF बताया है मैंने, और इसी को C को आगे बढ़ाया है मैंने जो कि L पॉइंट पे मिलती है। इसी तरह D को अपन ने L से मिलाया है, और इस प्रकार से अपने पास नए ट्रायंगल्स बने हैं इसके अंदर। इसी फिल्म के अंदर एक कोण मैंने यहाँ पे M में निकाला है जिसको एंगल थीटा बताया है, और दूसरे एंगल अपन ने R+θ जिसको कि एंगल CLD के रूप में अपन बता सकते हैं, इसको निकालने की कोशिश की है। आगे बताएंगे अपन यहाँ पे। सबसे पहले अपन ये कहते हैं कि जो परावर्तित किरणें हैं कौन कौन सी, BR और DR1 में जो प्रकाशीय पथांतर है उसको अपन जो इक्वेशन 1 है इस प्रकार लिख सकते हैं कि पथांतर जो BC और CD जो पथ है वो तो फिल्म के अंदर है, और जो BE पथ है वो अपने पास फिल्म के बाहर है। तो नेट क्योंकि E और D के बाद
ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है इनका पथ बराबर हो जाता है। तो आगे पीछे बच्चों जो भी होना है वो इनके पीछे हुआ है, तो इसलिए अपन ने इसको कैलकुलेशन करके निकाल लिया। फिल्म चूँकि माध्यम है इसलिए म्यू से मल्टीप्लाई करके बी सी प्लस सी डी माइनस बी ई कर दिया अपन ने, और यहाँ से अपने को एक इक्वेशन समीकरण फर्स्ट अपने को मिल जाती है। और यहाँ मैंने कुछ और नीचे शॉर्ट फॉर्म के अंदर कुछ और एंगल निकालने के लिए इक्वेशंस लिखी हैं कि एंगल x प्लस 90 माइनस थीटा, और x और y मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, जिससे आपको इसकी मदद से एंगल m जो है थीटा कैसे आता है वो आप इसके अंदर अपन आराम से देख सकते हैं। आगे बच्चों इसमें देखो, इसी फिगर में अगर आप समकोण त्रिभुज BED देखोगे तो उससे साइन आई निकाला गया है। इसी फिगर के अंदर अगर समकोण त्रिभुज BFD देखोगे उससे साइन आर निकाला गया है। और स्नेल का नियम लगा दिया, क्योंकि अपन जानते हैं कि स्नेल का नियम जो है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर के द्वारा अपन बता सकते हैं। दोनों की वैल्यू रख दी, इससे अपने पास एक समीकरण आ जाती है, समीकरण 2, जिसमें BF का मान म्यू BE का मान इज इक्वल टू म्यू BF के द्वारा अपन बता सकते हैं। ये जो समीकरण 2 आई है बच्चों, इसको समीकरण 1 में रखा, और रखने के बाद जो कैंसिल हुई चीज़ें BF वो तो कैंसिल कर दिया अपन ने, तो अपने पास एक समीकरण 3 मिल गई। पथांतर का मान म्यू ब्रैकेट में FC प्लस CD, जिसको समीकरण 3 से बताया गया है। अब इसी प्रकार इसी चित्र के अंदर देखो आप, एक तो बाहरी कोण लिया है जिसको BCD से बता रहे हैं, आप आसानी से पहचान सकते हो अगर आप डायग्राम देखोगे तो। और इस बाहरी कोण के रेस्पेक्ट में जो आंतरिक कोण है उन दोनों का योग लिया है। ये एक त्रिकोणमिति की थ्योरम होती है, अपन जानते हैं। तो उस केस के अंदर अपन ने दोनों की वैल्यू रख दी। तो CLD प्लस LDC ये अपन ने निकाले हुए हैं पहले, R प्लस थीटा, और इससे एंगल R प्लस थीटा का मान निकाला है अपन ने, जो कि 1/2 एंगल BCD के द्वारा आता है, जिसको समीकरण 4 से अपन बता सकते हैं। जो त्रिभुज CLD है उसमें चूंकि CD और CL ज्यामिति से अपने को दिख रही है बराबर हैं, इनको अगर समीकरण 3 में मान रख दें तो समीकरण 5 अपने को मिल जाती है। त्रिभुज जो CGL है और त्रिभुज जो CGD है वो चूंकि अपन कह सकते हैं सर्वांग है, क्योंकि T दोनों के लिए भुजाओं के लिए DG और जो CL है वो GL जो है वो आपस में बराबर है। इसलिए इस त्रिभुज DLF में अगर मैं cos थीटा प्लस R या cos R प्लस थीटा का मान निकालूंगा तो मेरे पास FL/2T आएगा, और इससे अपने को समीकरण 6 मिल जाती है कि FL इज इक्वल टू 2T cos R प्लस थीटा। तो बच्चों यहाँ जो समीकरण 5 व 6 दोनों को अगर मैं काम में लूँ, कहने का मतलब ये है कि समीकरण 6 की वैल्यू अगर मैं समीकरण 5 में रख दूँ तो पथांतर का मान मेरे पास 2μT cos R प्लस थीटा या थीटा प्लस R, कुछ ही लिख सकते हैं इसको, समीकरण 7 के रूप में अपने को मिलता है। या अगर कलांतर में बात करें तो कलांतर और पथांतर में बच्चों अपन संबंध जानते हैं, और वो कलांतर बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा पथांतर, डेल्टा मतलब पथांतर, इसकी वैल्यू रख दी तो ये समीकरण 8 आ जाती है। कई बुक्स के अंदर इसी को कलांतर के रूप में आगे बढ़ाया गया है, और कुछ किताबों में इसको पथांतर के रूप में आगे बढ़ाया है। तो इससे पहले अपन ने पथांतर के रूप में कंसिडर किया है, इसलिए अपन पथांतर लेके चलेंगे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि पथांतर के रूप में, कलांतर के रूप में भी क्वेश्चन अपन इसको इक्वेशंस को लिख सकते हैं आगे। स्टोक का नियम मैंने पहले भी बताया आपको, स्टोक साइंटिस्ट था, और उसने क्या बताया, उसने ये कहा कि यहाँ पर भी जैसे जो किरण BR है सघन माध्यम से घिरे पृष्ठ से सीधे परावर्तित होती है, जबकि आप किरण DR1 को देखोगे तो फिल्म आंतरिक परावर्तन द्वारा ये प्राप्त होती है। अतः स्टोक के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि BR किरण में DR1 किरण की तुलना में पाई का अतिरिक्त कलांतर या λ/2 का अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो अपन लेस कर रहे थे उसमें अपन λ/2 और लेस करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन अपन ने निकली थी। तो इसलिए अगर स्टोक का नियम काम में लेते हैं तो वास्तव में जो प्रभावी पथांतर होता है ये बाई नेचर है, ये बाई नेचर है। ऑप्टिक्स में इसमें प्रकाश किरणों की बाई नेचर λ/2 का अतिरिक्त पथांतर अपने उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको लेस कर दिया और अपने पास समीकरण 9 मिल गई। अगर ये मान लिया जाए कि फनाकार फिल्म पे जो भी प्रकाश गिर रहा है अगर वो अभिलंब आपतित हो रहा है, अगर अभिलंब आपतित हो रही है तो इस केस में न तो कोण I मिलेगा अपने को, न कोण R मिलेगा, दोनों की वैल्यू बच्चों 0 होगी। और जब दोनों की वैल्यू अपने पास 0 होगी तो उस अवस्था में अपन ये कह सकते हैं कि समीकरण 9 में अगर R का मान 0 रख देंगे तो अपने को समीकरण 10 मिल जाती है।
जिसका मान डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 के द्वारा बता सकते हैं। व्यतिकरण में जैसा अपन ने पहले के टॉपिक्स में देखा है कि दो केस होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण जिसमें प्रदीप्त फ्रिंजें मिलती हैं बच्चों, और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण जिसके अंदर अदीप्त फ्रिंज मिलती है। तो यहाँ सबसे पहले केस में संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब पथांतर का मान एन लैम्डा होगा। ये अपन शुरू में भी करते हुए आए, इसको मान एन लैम्डा के बराबर रख दिया तो समीकरण 11 मिल गई, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो गई। अगर यही पथांतर का मान n + 1 प्लस में या माइनस में n ± 1/2 लैम्डा हो तो उस केस में अपने को विनाशी व्यतिकरण मिलेगा, और वैल्यू रख के अपन समीकरण 12 देख सकते हैं, यहाँ पे अपने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से अपन ये देखते हैं समीकरण 11 और 12 से एंड ये वैल्यूज़ जो आ रही हैं, इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि फनाकार फिल्म में जो अपने को फ्रिंजें मिलती है वो एकांतर क्रम में अदीप्त और प्रदीप्त के रूप में मिलती चली जाती है। एकांतर क्रम का मतलब बच्चों ये है कि पहले अदीप्त मिलेगी, फिर प्रदीप्त, फिर अदीप्त, फिर प्रदीप्त। तो इस तरह से अपन ने ये देखा कि किस प्रकार से फनाकार फिल्म के द्वारा अपन व्यतिकरण को समझा सकते हैं, उसके फार्मूलेज को अपन निकाल सकते हैं और किस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये जो भी अगर आप इसको मेरे बातों को, मेरे इस लेक्चर को अगर ध्यान से सुनोगे तो आपकी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ये जो इसके नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। एक चैनल बना रखा है बच्चों, जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, और उस चैनल में जो कि यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में भी आप ये अपनी वीडियोस जो है ना, कभी भी कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ के आसानी से देख सकता है। न केवल फिजिक्स की बल्कि और दूसरे सब्जेक्ट की भी उसमें टाइम टू टाइम वीडियो डाली जा रही है, वो आप उसको देख सकते हो। आज के लिए इतना ही अच्छा है, इतना ही। वो इसके आगे वाले टॉपिक में इसी से संबंधित कुछ और बातें हैं जो उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।